हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको अपना चैप्टर का नाम है, उसमें 7th लेक्चर लेके आ गए हैं। अब तक 6 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं चैनल पे और सारे 6 लेक्चर्स का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में सेल के बारे में पढ़ा था, जैसे सेल होता क्या है, सेल से रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स हमको पता होने चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था ईएमएफ, याद है? ईएमएफ क्या था? ईएमएफ था ओवरऑल वोल्टेज जो सेल दे सकता है। वेयर एज दूसरा टर्म क्या था? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमने पढ़ा। और लास्ट में एक टर्म हमने पढ़ा टर्मिनल वोल्टेज। तो ये जो लेक्चर था 06 इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी 06, वो अगर तुम देख के आओगे तो आज का लेक्चर ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि आज हम इन्हीं सेल्स का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। यानी अगर हम एक से ज़्यादा सेल्स लें तो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या होता है, उनके ओवरऑल वोल्टेज को क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज को क्या होता है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हमको पढ़नी है। तो हम लोग का जो पहला टॉपिक है दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स का कॉम्बिनेशन देख लो। पहला कॉम्बिनेशन जो हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज़ सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करना है। 2 सेल्स लेके एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, जैसे मेरे पास एक सेल है यहाँ जिसका कुछ ईएमएफ है, जैसे इसका ईएमएफ है E1 और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। इसके साथ में और एक दूसरा सेल कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। इसका कुछ ईएमएफ है E2 पॉजिटिव नेगेटिव। इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, ये कनेक्शन है मेरे पास। सपोज इसको मैंने किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। अब ध्यान से देखो, मुझे करना क्या है, मुझे इन दोनों सेल्स का ओवरऑल ईएमएफ निकालना है और इन दोनों का ओवरऑल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है वो मुझे देखना है। तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है करंट यहाँ से शुरू होगा इस वाले सेल के हिसाब से, या इस वाले सेल से करंट यहाँ शुरू होगा, इस वाले सेल की वजह से भी करंट यहीं शुरू होगा। यानी दोनों करंट सेम डायरेक्शन में जाएंगे, यानी ओवरऑल करंट जो मेरा हो गया वो I हो गया। I ऐसे फ्लो करेगा। ज़रा ध्यान से देखो, इस I के रास्ते में ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में पड़ रहे हैं और हमको मालूम है जब रेजिस्टेंस सीरीज़ में होता है तो इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है दोनों का एडिशन। यानी सेल्स जब सीरीज़ में होते हैं तो उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी सीरीज़ में होते हैं। अब ये बात कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, देख के भी दिखाई पड़ रहा है, देख के भी समझ में आ रहा है ना कि R1 R2 सीरीज़ में है, तो आंसर यही आएगा। वेरएज अगर मुझे ओवरऑल ईएमएफ चाहिए E इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 प्लस E2। ये इक्विवेलेंट है सेल्स का EMF का, मतलब ओवरऑल EMF जो है, अगर ये सेल E1 EMF दे रहा है, ये E2 EMF दे रहा है, तो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है उसका EMF E1 प्लस E2 हो जाएगा। ये याद रखना, ये होता है सम मोड में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सम मोड डिफरेंस मोड क्या है ज़रा यही समझ लो अच्छे से, तब ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखो, हम पहला चीज़ पढ़ लेते हैं सम मोड। सम मोड मतलब होता है व्हेन द ऑपोजिट टर्मिनल्स ऑफ 2 सेल्स आर कनेक्टेड। जब ऑपोजिट टर्मिनल्स कनेक्ट होते हैं 2 सेल के, जैसे एग्जांपल के लिए देखो, ये सेल, पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, ये नेगेटिव जाके दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट हो गया, फिर ये नेगेटिव, यानी ये दोनों सम मोड में है। यानी एग्जांपल के लिए देखो, ये E1 E2 ये सम मोड है। वहीं दूसरा एग्जांपल देख लो, ये भी सम मोड है। कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, या कोई अलग चीज़ नहीं है। ध्यान रखो, अपोजिट टर्मिनल्स कनेक्ट होने चाहिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये दोनों ही किसके एग्जांपल्स हैं? सम मोड के एग्जांपल्स हैं। तो जब भी सेल्स सम मोड में कनेक्ट होंगे हमेशा उनका EMF क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। वेयर एज डिफरेंस मोड क्या है ज़रा देखो, डिफरेंस मोड। डिफरेंस मोड मतलब व्हेन similar terminals of two cells are connected.
मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ व्हेन सिमिलर टर्मिनल्स आर कनेक्टेड, ठीक है। जब सेम टर्मिनल्स कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो जाए या पॉजिटिव से पॉजिटिव। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये डिफरेंस मोड का एग्जाम्पल हो गया। ये E1 ये E2, वहीं ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दिखाई पड़ा। ये भी डिफरेंस मोड का एग्जाम्पल है। एक सेकंड देखने तो दिखाई पड़ रहा है या नहीं। हाँ दिखाई तो पड़ रहा है, चलो ठीक है। इससे नीचे मैं लिखूंगा भी नहीं क्योंकि इससे नीचे बोर्ड है भी नहीं। तो ये दोनों जो हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंस मोड। इज दैट क्लियर? तो जब सीरीज में हैं और ऐसा कनेक्शन है सम मोड का तो ईएमएफ्स ऐड होंगे, वेयर एज जब सीरीज में हैं और कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ है तब ईएमएफ्स सब्ट्रैक्ट होंगे। अब ये याद रखना, ये स्पेशल कंडीशन है डिफरेंस मोड के लिए, डिफरेंस मोड। और एक चीज़ याद रखना, इफ़ E1 इज़ ग्रेटर देन E2 तभी ये चीज़ कर सकते हो। अगर E2 ग्रेटर हुआ तो E2 माइनस E1 हो जाएगा, सिंपल एज दैट, जो भी ग्रेटर है, ठीक है। या फिर अगर तुमको कन्फ्यूजन लगता है तो यहाँ तुम डिफरेंस साइन डाल दो, बस दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा तुमको ईएमएफ्स का, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इक्विवेलेंट ईएमएफ। वहीं अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज का बात करूँ, टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो टर्मिनल वोल्टेज क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। इस वाले का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो कितना होगा, याद है ये पिक्चर मैंने तुमको बोला था याद रखने को, ऐसे तुमको याद रखना है। ये जो बाहर इसका वोल्टेज आ रहा है, इसका वोल्टेज हो गया V1, इसका वोल्टेज हो गया V2। V1 अगर तुम निकालोगे तो V1 क्या आएगा, सेल फार्मूला से, याद है लास्ट टाइम फार्मूलाज बहुत सारे किए थे जो तुमको याद रखने हैं। देखो फॉर्मूला था E माइनस आई आर, यानी ये हो जाएगा E माइनस आई आर 1। करंट तो दोनों में I ही है ना, वैसे ही V2 निकालोगे तो V2 क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा E2 माइनस आई आर 2। तो अगर तुमको टोटल V निकालना है तो टोटल V हो जाएगा V1 प्लस V2। इज दैट क्लियर? सो ओवरऑल ये हो जाएगा V1 प्लस V2। और जब तुम सब्सटीट्यूट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, देखो E1 माइनस आई आर 1 प्लस E2 माइनस आई आर 2, यानी E1 E2 ऐड होंगे और IR1 IR2 भी ऐड होंगे, बस माइनस साइन रहेगा। तो तुमको कुछ ऐसा मिलेगा, देखो तुमको मिलेगा E1 प्लस E2 माइनस IR1 माइनस IR2। समझा? बोलो। ये तुमको ओवरऑल V मिला। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये E1 प्लस E2 तो क्या बन जाएगा, E इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट माइनस I, और ये R1 प्लस R2 क्या बन जाएगा, R इक्विवेलेंट। यानी अगर मैं V इक्विवेलेंट का इक्वेशन लिखूं तो ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस I टाइम्स R इक्विवेलेंट। और दोनों का इक्विवेलेंट निकालने का तुमको मालूम है, E इक्विवेलेंट कैसे मिलेगा, ये या तो इस फॉर्मूले से या तो इस फॉर्मूले से, डिपेंड्स ऑन सम एंड डिफरेंस मोड। और R इक्विवेलेंट हमेशा सीरीज़ में है तो हमेशा एडिशन ही होगा। देखो रेजिस्टेंस के लिए मैंने कुछ नहीं बोला ऐसा कि सम मोड में आएगा तो रेजिस्टेंस अलग होगा, डिफरेंस मोड में रेजिस्टेंस अलग, नहीं। रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज़ में है तो सीरीज़ में ही रहेगा, नो क्वेश्चंस अबाउट दैट, ठीक है। तो ये अपना सीरीज़ कॉम्बिनेशन है सेल्स का, ये याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। सम मोड डिफरेंस मोड, कहाँ सम मोड है सेल का, कहाँ डिफरेंस मोड है, ये तुमको क्लियरली डिस्टिंग्विश करने आना चाहिए बाय लुकिंग एट द फिगर्स। जब भी तुम सर्किट डायग्राम देखो तो तुमको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि सेल्स कैसे लगे हैं, उससे तुम डिसाइड करोगे कि ईएमएफ ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अरे दो सेल दिख गए सीरीज़ में और अंधे जैसा लगे चलाने कि चलो ऐड कर देते हैं, नहीं, हमेशा ऐड थोड़ी होगा, डिपेंड्स ना सीरीज़ में कैसे मोड में है, सम है कि डिफरेंस मोड है, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो, कॉपी करो अच्छे से। ये सीरीज़ में होने, सेल सीरीज़ में होने पे ये सारा कुछ अरेंजमेंट होता है। अच्छा और एक चीज़ देखो, तुमने जब सेल सीरीज़ में लगाया तो ओवरऑल ईएमएफ बढ़ गया, दिखाई पड़ रहा है, ओवरऑल ईएमएफ बढ़ गया। हाँ तुम बोलोगे सर डिफरेंस मोड में लगाओगे तो कम हो जाएगा, हाँ तो डिफरेंस मोड में लगाना ही नहीं है ना। जब भी हमको किसी सर्किट में वोल्टेज बढ़ाना होता है तो हम सेल्स को सीरीज़ में लगाते हैं। क्या करते हैं, सेल्स को सीरीज़ में लगाते हैं। जैसे तुमने कभी देखा होगा टॉर्च वॉर्च जो होती है ना, जो बहुत हाई
इंटेंसिटी का टॉर्च होता है, बहुत देर दूर तक उसको देना रहता है लाइट। उसमें दो मोटे मोटे सेल्स से एक के पीछे एक लगे होते हैं। कभी पुरानी टॉर्च देखा है क्या? स्टील वाली टॉर्च आती थी जो बुढ़े लोग यूज़ करते थे, हम लोग हमारे दादा दादा यूज़ करते थे। मैं तो मेरे दादा दादी को लेके जाता था वो यहाँ से। वो मोटी वाली टॉर्च होती थी, उसमें 2-3 सेल लाइन से ऐसे मोटे मोटे सीरीज़ में लगे होते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ हमको वोल्टेज बढ़ाना होता था। वेरएस जैसे तुमने रिमोट में देखा है कभी, रिमोट में 2 सेल्स पैरेलल में लगे होते हैं, वहाँ हमको ज़्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए, वहाँ हमको ज़्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए, वहाँ हमको सर्किट का रेजिस्टेंस कम करना होता है। ठीक है, तुम देखेंगे धीरे धीरे, अगर सर्किट का वोल्टेज बढ़ाना है तो हम सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस कम करना है तो हम सेल को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो ये नोट डाउन करो अच्छे से। चलो नोट डाउन कर लिया था। कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स दे देता हूँ, ध्यान दो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ n सेल्स ऑफ इक्वल EMF, n सेल्स हैं, सबका EMF सेम है। एग्जाम्पल के लिए हम वैल्यू ले लेते हैं E एंड इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, स्मॉल r, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर इतने सारे सेल्स, n नंबर ऑफ सेल्स, हमको पता नहीं है कितने सेल्स हैं, n नंबर ऑफ सेल्स हैं, जब जिनका सबका जो EMF है वो E है और सबका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है, और ये कॉमन है सब में। और ऑफ कोर्स हम लोग एक कंडीशन लेके चलेंगे कि सारे सम मोड में कनेक्टेड हैं। ठीक है, ऐसे करके देयर आर n सेल्स। ये पहला E1 E2, या जैसे मैं नंबरिंग करता हूँ, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये nth सेल। ठीक है, सबका EMF सेम है, E E E E। मैं इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ बनाना भूल गया, मैं यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस डाल देता हूँ। ये R, ये इसका भी R, इसका भी R और इसका भी R। ठीक है, अब हमको देखना है कि इक्विवेलेंट EMF क्या होगा। तो ऑफ कोर्स अगर सम मोड में है तो सबका EMF ऐड हो जाएगा, यानी E इक्विवेलेंट जब तुम निकालोगे तो वो आ जाएगा E1 + E2 + E3, यानी E + E अप टू कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो n टाइम्स ऐड कर दोगे तो तुमको क्या मिलेगा? E इक्विवेलेंट। देखो E इक्विवेलेंट तुमको मिलेगा n टाइम्स E। बात समझ में आई? ठीक है, सिंपल। दूसरा चीज़, R इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो सारे सीरीज़ में रेजिस्टेंसेस हैं, हमको मालूम है, डायरेक्टली ये n टाइम्स R हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और तुमको मैं निकालना सिखा देता हूँ, इन सब के वजह से जो इक्विवेलेंट करंट आएगा उसके बारे में। तो I इक्विवेलेंट अगर तुम निकालोगे तो I इक्विवेलेंट हो जाएगा E इक्विवेलेंट अपॉन ओवरऑल रेजिस्टेंस। अब अगर ये पूरा कॉम्बिनेशन मैं सपोज उठा के किसी एक्सटर्नल सर्किट में लगा देता हूँ ऐसे, जिसका कुछ रेजिस्टेंस है R, तो अब मुझे ओवरऑल जो करंट आने वाला है वो चाहिए। तो मुझे मालूम है E इक्विवेलेंट कितना होगा? n टाइम्स E, मेरे को पता है, अपॉन R इक्विवेलेंट में दो चीज़ें हैं, एक तो ये कैपिटल R और एक तो ये सारे इंटरनल रेजिस्टेंसेस का R, और ये सब सीरीज़ में है। यानी अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा n टाइम्स स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो ये तुम्हारे करंट का फॉर्मूला आ गया टू गेट द वैल्यू ऑफ द करंट व्हेन देयर आर n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। जब n सेल्स कनेक्टेड हैं सीरीज में तब। सो इफ cells are connected in series, overall voltage increases। ठीक है, देखो इसका ये एक एडवांटेज है, ओवरऑल वोल्टेज हम इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा एक एडवांटेज इसका ये है कि अगर कोई भी सेल खराब होगा, तुम सोचो ज़रा, कोई भी सेल इनमें से खराब हो जाए तो क्या ये सर्किट काम करेगा? नहीं, काम ही नहीं करेगा, क्योंकि सेल करंट को इन सब के थ्रू गुजरना है ना। देखो करंट यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से भी तो गुजरेगा सब में से। ऐसा नहीं कि करंट के पास ऑल्टरनेट पाथ्स हैं, करंट के पास एक ही रास्ता ही है, यही। तो अगर कहीं से भी रास्ते में ब्रेक आया, कोई भी सेल खराब हुआ, तो करंट पास नहीं होगा, तो सर्किट काम नहीं करेगा। तो वो एक एडवांटेज है कि हम डिफेक्टिव सेल को पता कर सकते हैं कि कौन सा सेल डिफेक्टिव है, हमको पता चल जाएगा। बट ये डिसएडवांटेज भी है। कैसे डिसएडवांटेज है? अरे इतना बड़ा तुमने सर्किट बनाया, एक भी खराब हो गया तो सर्किट चलेगा ही नहीं। एक भी सेल खराब हो गया तो सर्किट नहीं चलेगा। तो ये डिसएडवांटेज भी तो हुआ ना अपने आप में एक। बात समझी या नहीं? तो ये सेल्स जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो ओवरऑल वोल्टेज इंक्रीजेस, देन अ डिफेक्टिव सेल
कैन बी स्पॉटेड। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं सेल्स इन सीरीज़ के। ये कुछ और फॉर्मूला जो तुमको पता होने चाहिए सेल्स इन सीरीज़ के बारे में। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सेल्स इन पैरेलल के बारे में, ठीक है। चलो, काफ़ी हो गई बातें। आई होप तुमको सीरीज़ के बारे में सब कुछ समझ में आया, सारा कुछ तुमको समझ में आया। क्या क्या करना था तुमको, देखो सम मोड में ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है वो पता होना चाहिए, डिफरेंस मोड में क्या होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल हमेशा तुमको सम मोड ही एक्सपेक्टेड होगा, बट स्टिल डिफरेंस मोड पता है तो बेटर है। अब तुम 12th में जा रहे हो, बच्चे नहीं रह गए हो। चलो ठीक है, डन, ओके। देखो फिजिक्स है इजी अगर समझ में आए, और अगर तुम पढ़ो, थोड़ा डेडिकेटेड रह के पढ़ो। ऐसा नहीं है कि तुम करे जा रहे हो टाइम पास और फिज़िक्स भी समझ में आ रहा है। समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब तक मैं समझाऊंगा तब तक समझ में आएगा लेक्चर में। जब तक तुम खुद से नहीं पढ़ोगे फिर उसको भूल जाओगे, ये बात है। ओके, चलो, ऑल राइट, लेट्स टॉक अबाउट सेल्स इन पैरेलल। हम पैरेलल के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखो पैरेलल में हम लोग थोड़ा फटाफट देखते हैं। डायरेक्टली हम लोग एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन तुमको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, इज जस्ट टू सी हाउ द वैल्यू कम्स आउट टू बी। सपोज मेरे पास ये एक सेल है, ठीक है, इसका ईएमएफ है E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इसके साथ पैरेलल में दूसरा एक सेल लगा है जिसका ईएमएफ है E2, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, ठीक है। सपोज जैसे ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B, ऑलराइट। ज़रा ध्यान से समझना है इस बात को। हमको एक चीज़ पता है कि इससे जो करंट निकलेगा वो कुछ करंट होगा I1, और इससे जो करंट निकलेगा वो कुछ करंट होगा I2, हाँ या ना। और बाहर जो करंट आएगा वो इन दोनों का एडिशन होगा। हमको मालूम है पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, तो डिवाइड होके बाद में इधर ऐड भी तो होगा। इसको ऐसे समझ लो, करंट I यहाँ से डिवाइड हो रहा है I1 I2 में, फिर यहाँ I बन के आ रहा है, ठीक है। तो हमको मालूम है I इज़ I1 प्लस I2, समझा या नहीं, बोलो, ठीक है। ये I क्या है, ये I नेट करंट है जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से आ रहा है। अरे देखो ना, ज़रा समझो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके कितना करंट दे रहा है हमको, I करंट दे रहा है। हाँ, इंडिविजुअली ये वाला I1 दे रहा है, ये वाला I2 दे रहा है, बट उनका कॉम्बिनेशन हमको कितना दे रहा है, I करंट दे रहा है, ठीक है। चलो, दूसरा चीज़ हमको मालूम है इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा V, और इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा V, वो हम निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं इसका टर्मिनल वोल्टेज निकालूं V, तो ये आ जाएगा E1 माइनस I1 R1, बोलो, समझा। इसका टर्मिनल वोल्टेज निकालूं V, तो ये हो जाएगा E2 माइनस I2 R2। अब तुम बोलोगे सर V1 V2 क्यों नहीं लिखा है? ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अरे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने देखा ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, V वैल्यू सेम होगा। तो अगर मैं दोनों का V निकालूं और उसमें I1 I2 फाइंड आउट करूं, तो मैं I1 और I2 को ये इक्वेशन में डाल के एक जनरल इक्वेशन निकाल सकता हूं। देखो कैसे, हमको मालूम है सिंस V फॉर सेल 1 विल बी, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा E1 माइनस IR1, समझा। यहाँ से सॉरी I1 R1, यहाँ से मेरे को I1 का वैल्यू चाहिए। देखो कैसे मिलेगा I1 का वैल्यू, ध्यान से देखना। मुझे मिल जाएगा I1 R1 इज इक्वल्स टू E1 माइनस V। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ या ना। तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, बोलो समझा। अरे R1 को दोनों को डिवाइड कर दिया R1 से, ये मुझे एक इक्वेशन मिल गया I1 का वैल्यू। सिमिलरली V फॉर सेल 2, ये क्या हो जाएगा E2 माइनस I2 R2। मुझे I2 निकालना है, तो फिर से ये इधर, यानी I2 R2 ये हो जाएगा E2 माइनस V। बोलो हाँ या ना, बोलो समझ में आया, इतना सिंपल है। यहाँ से देखो I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। बोलो कुछ दिक्कत परेशानी, खुजली है ना, सर दर्द नहीं ना? ठीक है, गर्मी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, देख रहे हो पसीने पसीने हो गया हूँ मैं। फ़ैन चालू नहीं कर सकता क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है बहुत वीडियो में, तो गर्मी में चालू रखना पड़ रहा है लेक्चर। कोई बात नहीं, पढ़ना पढ़ाना है तो ये सब करना पड़ता है। सो हमको मालूम है I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, है ना।
ज़रा ध्यान से देखो, मैं I1 और I2 को सब्स्टिट्यूट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा E1/R1 माइनस V/R1 प्लस E2/R2 माइनस V/R2। इज़ दैट क्लियर? बोलो समझा? चलो ठीक है। ये I क्या है? ये I ओवरऑल करंट है, याद रखना। ये I पूरा सर्किट का टोटल करंट है। तो मैं अगर निकालूं तो ये देखो I इज इक्वल्स टू, ये कॉमन कुछ दिखाई पड़ रहा है V, मैं एक काम करता हूँ E1 E2 एक साथ रखता हूँ, V एक साथ रखता हूँ, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा E1/R1 प्लस E2/R2, ठीक है, माइनस V टाइम्स, मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ तो देखो क्या आएगा, ये आएगा 1/R1 प्लस 1/R2। बोलो हाँ या ना? अरे माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो वापस से दोनों माइनस हो जाएंगे, तो वापस से मुझे ये दोनों टर्म्स मिल ही जाएंगे, ठीक है। मुझे इक्विवेलेंट ईएमएफ का वैल्यू चाहिए। देखो कैसे निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ का वैल्यू। मुझे मालूम है जो V होता है वो E माइनस IR होता है, E इक्विवेलेंट माइनस IR, है ना। ज़रा ध्यान दो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी तुमको थोड़ा कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट यहाँ लगेगा, मैं इसको इधर लेता हूँ, इसको इधर, यानी ये हो जाएगा V टाइम्स 1/R1 प्लस 1/R2। ये पूरा जो टर्म था मैंने इधर ले लिया। दिस इज इक्वल्स टू E1/R1 प्लस E2/R2 द होल माइनस I। बोलो समझा? ये इधर, ये पूरा टर्म इधर। अब मुझे एक इक्वेशन मालूम है कि जो ओवरऑल वोल्टेज होता है वो होता है ओवरऑल ईएमएफ माइनस I टाइम्स ओवरऑल रेजिस्टेंस, है ना, ओवरऑल इंटरनल रेजिस्टेंस। अरे तुमको ये इक्वेशन याद है ना? हमको मालूम है कि सिंस या V इज इक्वल्स टू E माइनस IR, अभी जस्ट इसके पहले वाले पार्ट में यूज़ किया था एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर मैं किसी तरह से इस फॉर्मेट में लेके आऊँ तो देखो मुझे सिर्फ V चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 1/R1 प्लस 1/R2 से इस पूरे टर्म को डिवाइड करता हूँ, तो देखो मुझे क्या मिलता है, देखो ध्यान से। हाँ मुझे मिलेगा, मैं एक काम करता हूँ यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँ क्या, E1/R2, देखो ये हो जाएगा E1/R2 प्लस ये हो जाएगा E2/R1 अपॉन नीचे R1/R2, ठीक है। इसको मुझे डिवाइड करना है किससे, 1/R1 प्लस 1/R2। अरे सर ज़्यादा ही हो जा रहा है। अरे कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा मैथ से अलजेब्रा तुमने पढ़ा होगा तो सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। माइनस I अपॉन देखो 1/R1 प्लस 1/R2, समझ में आया? ये 1/R1 से इन दोनों को डिवाइड कर दिया। अब देखो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1/R2, यानी R1/R2 कैंसिल तो हमको क्या मिलेगा, देखो हमको मिलेगा नीचे डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2, यानी ये हो जाएगा E1/R2 प्लस E2/R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये एक टर्म मिल गया, माइनस फिर ध्यान दो R1 प्लस R2 और ऊपर जाएगा तो R1/R2 ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ मिल जाएगा I टाइम्स R1/R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये मुझे V का एक्सप्रेशन मिल गया। ज़रा ध्यान से देखो, ये एक फॉर्मेट में आ गया है। अब फॉर्मेट बोल रहा है कि ये ओवरऑल V है, ये ओवरऑल E है, ये ओवरऑल I है, ये ओवरऑल इंटरनल रेजिस्टेंस है। हमको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है हमको कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन तो यही होता है ना, R1/R2 अपॉन R1 प्लस R2। अरे पैरेलल का कॉम्बिनेशन भी नहीं याद है तो परेशानी हो जाएगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर वही होता है ना, 1/R1 प्लस 1/R2, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही रिजल्टेंट है। तो ज़रा ध्यान से देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो R1/R2 अपॉन R1 प्लस R2 आता है। तो ये एक तरीका है टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट ईएमएफ। किसी दो सेल्स का अगर हमको इक्विवेलेंट ईएमएफ चाहिए तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आई बात? इसको तुम ड्रॉ करो और ये नोट डाउन करो जो पूरा इधर कहानी लिखा है मैंने। तो देखो तुमको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर द ओवरऑल V इज E इक्विवेलेंट माइनस I टाइम्स R इक्विवेलेंट। ये इक्वेशन आ गया। इसमें से ये पूरा तुम्हारा E इक्विवेलेंट है, ये पूरा तुम्हारा R इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लिया है तो मैं यहाँ का थोड़ा रफ कर देता हूँ। पॉज करके नोट डाउन करो यार, कुछ इतना कोई
टेक्नोलॉजी से परेशानी तो नहीं है अभी। देखो तो हमको ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट जो मिला है मैं वो लिख देता हूँ। देयरफॉर ई इक्विवेलेंट इन पैरेलल इज E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये याद रखना इक्विवेलेंट ईएमएफ का वैल्यू है ये, ठीक है। वेयर एज आर इक्विवेलेंट ये तो सिंपली R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। हमको मालूम है ना रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, तो यही तो होगा और क्या। समझा? बोलो, समझ में आया? ओके ज़रा ध्यान से देखो, ये आर इक्विवेलेंट क्या कर देगा, R1 R2 का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है, ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कम कर देगा। ये हमने देखा था ना, रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ में कब लगाते हैं, जब रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है सर्किट का, और रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कब लगाते हैं, जब रेजिस्टेंस कम करना होता है सर्किट का। तो यहाँ हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है सर्किट का वो कम हो जाएगा। और इसका कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज देखो क्या है। एडवांटेज डिसएडवांटेज ये है कि द सर्किट will work even if a cell is not working। तुम सोचो ना, अगर एक सेल काम नहीं कर रहा है तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, करंट तो यहाँ से चला जाएगा। ये वाला अगर काम ना करे तो करंट यहाँ से चला जाएगा। करंट के पास अब ऑप्शंस है, ये फ़र्क आ जाता है। सीरीज़ में करंट के पास रास्ते का ऑप्शन नहीं था, एक ही रास्ता है, इसी में सारे सेल्स लगे हैं, इससे ही जाना है। यहाँ बहुत सारे रास्ते होंगे अगर अलग अलग सेल्स लगे हैं तो इतना अपने को करना होता है ई इक्विवेलेंट तक निकालने के लिए। ये कैसे आया, अगर तुमको नहीं समझ में आया, समझ में मतलब ज़्यादा टफ लगा है, समझ में तो आया होगा, सिंपल अलजेब्रा था, कोई वो नहीं था। अगर ज़्यादा टफ लग रहा है तो याद रखने का ज़रूरत नहीं है, कहीं क्वेश्चन पूछता नहीं है, बस ये तुमको तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया है मैंने करके, कि ऐसे करके हम डिराइव करते हैं। ओवरऑल जो तुम्हारा फॉर्मेट है वो ऐसा आना चाहिए। ये ज़रूरी है कराना, क्यों? क्योंकि जब हम लोग 12th का किरचॉफ्स लॉज वगैरह पढ़ेंगे तो यही सब करेंगे बार बार, तो अभी से फैमिलियर होना ज़रूरी है, ठीक है। ये नोट डाउन करो, फिर हम कुछ 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं इस चैप्टर के, फिर ये 11th का पार्ट ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लिया था ना। इसमें मैं तुमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं तुमको एन सेल्स ये सब का फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, जाने दो, अननेसेसरीली परेशान होने का ज़रूरत नहीं, कहीं पूछेगा भी नहीं। अब हम दूसरा जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब करंट हीटिंग जो प्रोड्यूस करता है या हीट जो प्रोड्यूस करता है उसके बारे में। देखो करंट का ये जो इफेक्ट है ना, ये इनहेरेंट इफेक्ट है, मतलब इसको तुम हटा नहीं सकते करंट से। जैसे एक करंट का इफेक्ट होता है इनहेरेंट मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब जहाँ भी करंट होता है वहाँ मैग्नेटिज्म वो प्रोड्यूस करता है, जिसको ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। वैसे ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसको हम बोलते हैं जूल्स इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? जूल्स इफेक्ट। इसको जूल ने वेरीफाई किया था। जूल का नाम मालूम है ना, जिसके नाम पे एनर्जी का यूनिट है, तो इसको जूल्स इफेक्ट भी बोलते हैं कि करंट हीट प्रोड्यूस करता ही है। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सर्किट है, इसमें ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, ध्यान देना ज़रा छोटी छोटी बातें, और इसमें से एक करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। और यहाँ हमने एक सेल लगाया है, सेल का कुछ ईएमएफ वगैरह है, इट डजेंट मैटर, हमको पता है कि सेल का वोल्टेज भी है, ठीक है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व ये किया कि द हीट प्रोड्यूस्ड, अच्छा जिसको हीटिंग इफेक्ट होता है ये नहीं इमेजिन हो पा रहा है, कभी बल्ब जलते हुए देखा ना, टंगस्टन फिलामेंट का बल्ब या जैसा भी एलईडी बल्ब, जैसा भी बल्ब, जहाँ भी बल्ब जलता है उसको बल्ब को हाथ लगाओ तो गर्म रहता है वो बल्ब। या कभी फ़ैन चल रहा है, सीलिंग फ़ैन, जब वो बंद हो तो उसका जो ये मोटर है उस पर हाथ लगाओ, जो बीच का गोला वाला पार्ट रहता है उस पर हाथ लगाओ, तब भी तुम फाइंड आउट करोगे कि वो गर्म है, बल्ब गर्म है। या तुमको मालूम है हेयर ड्रायर से जब करंट फ्लो करता है तो वो गर्म हवा फेंकता है ना। या हीटर आता है ना, वाटर हीटर, जिसको हम वो एक रॉड होता है पानी में डालते हैं और वो पानी गर्म कर देता है। ये सब क्या है? ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के इफेक्ट्स हैं। आयन, कपड़े प्रेस करते हो ना, कपड़ा प्रेस करते हो या कपड़ा आयन करते हो घर पे, तो क्या होता है उसके कॉइल में से वो जो आयन का कॉइल होता है ना इधर नीचे ट्रायंगल शेप का एक, वो कॉइल में से जब करंट फ्लो करता है तो वो कॉइल हीट करता है। तो ये सारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ही एप्लीकेशंस है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के दुनिया भर के एप्लीकेशंस होते हैं, दुनिया भर के एप्लीकेशंस। अरे तुम्हारे बॉडी में जब ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है तुम्हारा बॉडी हीट होने लगता है, इसको बोलते हैं बुखार। चलो, तो ये जो हीट प्रोड्यूस्ड है ये फाइंड आउट किया जूल ने कि ये जो हीट प्रोड्यूस्ड है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट।
मतलब करंट के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। अगर करंट डबल किया तो हीटिंग 4 गुना हो जा रही थी। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी ये रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा हीटिंग। एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज। अरे ये तो सबको मालूम होगा। बल्ब को चालू किया, तुरंत बंद कर दिया और जाके टच किया, गर्म तो नहीं हुआ। चालू किया, 10 मिनट चालू छोड़ा, बंद किया, फिर टच किया, हाँ थोड़ा गर्म हुआ। चालू किया, 1 घंटा 2 घंटा छोड़ दिया है, अब जाके बल्ब पे हाथ लगाया, जल जाओगे। तो जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा हीटिंग। तीनों ही केसेस में बल्ब चेंज नहीं हुआ, करंट चेंज नहीं हुआ, चेंज क्या हुआ? टाइम। तो ये तीनों पे डिपेंडेंट होता है। और ये जो हीट प्रोड्यूस्ड है H, ऑफ कोर्स दिस इज एनर्जी। ये H को अगर मैं लिखूं, सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² RT। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 होता है, कुछ नया चीज़ नहीं आएगा यहाँ पे। तो फॉर्मूला तुमको मिलता है I² RT। ये हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला है। यानी किसी रजिस्टर R में करंट I T टाइम के लिए फ्लो करेगा तो इतना हीट प्रोड्यूस करेगा। ये बात याद रखना। किसी सर्किट का रेजिस्टेंस अगर R है और उसमें करंट I फ्लो कर रहा है T टाइम के लिए, तो इतना हीट तो प्रोड्यूस करना ही है, इतना हीट तो प्रोड्यूस करना ही है। अब इस हीट को हम अलग अलग एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कभी लाइट एनर्जी में, कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, कभी हम उसको इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अलग अलग एनर्जीज में कन्वर्ट करते हैं। बट सबसे पहला काम जो करंट करता है वो करता है हीट प्रोड्यूस करने का काम। जैसे बल्ब जो होता है ना, उसमें टंगस्टन फिलामेंट पहले हीट होता है, उसके बाद ऊपर हम एक वो स्फेरिकल शेप का बल्ब जैसा शेप बनाते हैं ना, वो बल्ब जैसा शेप नहीं जलता है, जलने वाला फिलामेंट होता है अंदर। वो फिलामेंट हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एक गैस होती है, न्यूट्रल गैस, जो आयोनाइज होती है, जो हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। बस फिलहाल के लिए ये समझो कि करंट हीट प्रोड्यूस करता है और इतनी हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इतनी हीट प्रोड्यूस करता है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल एक छोटा सा ले लेते हैं। करंट I इज़ 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट है, 5 ओम के रेजिस्टेंस में फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 2 मिनट फ्लो करता है। समझा? 2 मिनट टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, बताओ हीट कितना प्रोड्यूस होगा? तो हमको मालूम है फॉर्मूला I² RT। I² यानी 2 का स्क्वायर 4, R कितना है 5, इंटू टाइम कितना है 2 मिनट्स। 2 मिनट्स यानी 120 सेकेंड्स, तो ये 120। अरे बोलोगे सेकेंड में क्यों कन्वर्ट किया? हीट एनर्जी अगर जूल में चाहिए तो सर टाइम को सेकेंड में रखना पड़ेगा ना। कितना हो जाएगा? 12 5 60, 6 4 240, यानी ये 24, 12 5 60, 60 64 240, सो 240 और एक 0, तो 2400 जूल इज द हीट प्रोड्यूस्ड। समझ में आ गई बात? बोलो समझ में आई बात? सिंपल था, फाइन। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये हीट के फॉर्मूले को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं। हमको मालूम है ओम्स लॉ, हमको मालूम है सिंस V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना? यस, V इज इक्वल्स टू आई आर। ज़रा यहाँ देखो आई आर है ना, I और R तो है, तो इसको अगर मैं हीट को लिखूँ तो हीट कैन ऑल्सो बी सब्सटीट्यूटेड एज, एक I और R की जगह मैं V लिख दूंगा, बचेगा एक I, यानी VI इंटू T। समझा? दिस इज ऑल्सो हीट एनर्जी। अच्छा, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम H/T, ये हो जाएगा V इंटू आई। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम। अच्छा, ये एनर्जी पर यूनिट टाइम है ना, हीट पर यूनिट टाइम। हीट क्या है? एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम। इसको बोलते हैं पावर डिसिपेटेड। इसको क्या बोलते हैं? पावर डिसिपेटेड इन अ सर्किट। किसी सर्किट में जो पावर डिसिपेट होता है वो होता है उस सर्किट में प्रोड्यूस होने वाला हीट पर यूनिट टाइम। यानी पावर का फॉर्मूला अगर तुम निकालो तो वो भी V इंटू आई। हाँ, ये इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला है। अरे हीट बताते बताते पावर बता दिया, कुछ नया नहीं है, सेम ही है। अरे हीट क्या है? एनर्जी है ना। दिस इज एनर्जी वेस्टेड या एनर्जी यूटिलाइज या एनर्जी लॉस्ट, जैसे भी समझो। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम किया तो पावर मिल गया। अब पावर के अलग अलग फॉर्मूलाज देखने अपने को, ये नोट डाउन करो। चलो, ये हीट वगैरह तुमको मालूम है किस में मेजर कर सकते हो। हम यूजुअली जूल्स में ही मेजर करेंगे। कैलोरी में कभी मेजर करना रहा तो कैलोरी का कन्वर्जन तुमको दिया होगा, ठीक है। पावर को मैं V इंटू आई रखता हूँ। ज़रा ध्यान से देखो, सिंस पावर इज़ V इंटू आई, हमको अगेन फिर से मेरे को मालूम है V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो मैं यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट करूँ आई आर इंटू आई, तो ये देखो क्या बन गया I² R।
तो ये जो पावर का फॉर्मूला ये तुमको भूलना नहीं है, I²R। ये तो याद रखना ही है, V × I²R वाला फॉर्मूला तुमको नहीं भूलना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब I को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हमको मालूम है V = IR होता है, सो देयरफॉर I क्या हो जाएगा, V/R, यानी I² क्या हो जाएगा, बोलो, I² हो जाएगा V²/R²। यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, पावर क्या हो जाएगा, I² की जगह V²/R² × R, यानी पावर का एक और फॉर्मूला आता है, दैट इज़ V²/R। ये 3 फार्मूलाज तुमको बाय हार्ट होने चाहिए फॉर पावर, V × I²R, V²/R, ठीक है। ये होता है पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इसको बोलते हैं पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ठीक है। किसी सर्किट में पावर कितना यूटिलाइज हो रहा है वो ये फॉर्मूले से मिलता है। इसको आगे कंटिन्यू करोगे तो बहुत कुछ चीज़ें आएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हीट एनर्जी वेस्ट हो रही है, ज़रा सोचो ना, ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जो पावर यूज़ हो रहा है उसका हम बिल भी भरते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि लाइट चालू कर लिया है, लेक्चर ले लिया है बिंदास, वाईफाई यूज़ करके अपलोड कर दिया है, कुछ टेंशन नहीं है, अरे बिल भी भरना पड़ता है ना। तो बिल कहाँ से आता है, या बिल किस चीज़ का काउंट होता है, तो बिल एनर्जी का काउंट होता है। जब भी हम बिल भरते हैं तो हम एनर्जी वैल्यू पे बिल भरते हैं, पावर वैल्यू पे बिल नहीं भरते। चेक किया जाता है कि कितनी एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं या कितनी एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं। तो वो एनर्जी अगर मुझे निकालनी हो तो देखो क्या हो जाएगी, हमको मालूम है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। एनर्जी का फॉर्मूला अगर तुम निकालोगे तो वो हो जाएगा पावर इनटू टाइम। चलो ये नोट डाउन कर लिया है। देखो हमको पता है, ये पॉज करके नोट डाउन कर लो सब कुछ। हमको देखो क्या पता है, हमको पता है कि ये जो हीट लॉस हो रहा है यही तो एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं ना, और कोई नई एनर्जी थोड़ी यूज़ कर रहे हैं। तो हमको मालूम है पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना। यानी एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा पावर इनटू टाइम, सिंपल एज दैट। तो यहाँ से एक एनर्जी की नई यूनिट आ जाएगी। देखो यूनिट ऑफ एनर्जी क्या आ जाएगी, यूनिट ऑफ एनर्जी वो हो जाएगा वॉट सेकेंड। पावर का यूनिट वॉट, टाइम का यूनिट सेकेंड। ये 1 जूल है, 1 जूल इज़ 1 वॉट सेकेंड। अगर एनर्जी एसआई में मेजर करोगे तो पावर भी एसआई में, टाइम भी एसआई में। अब ज़रा ध्यान दो, मैं इसके आगे 10⁻³ लगा देता हूँ, या सपोज़ मैं एक काम करते हैं, मैं किलोवाट आवर में मेजर करता हूँ या वॉट आवर में मेजर करता हूँ। तो देखो क्या होगा, अगर मैं इसको आर बनाऊँ घंटे के हिसाब से, तो घंटे के हिसाब से मेरे को मालूम है 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स। यानी अगर मैं 1 वॉट आवर ये लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600 जूल्स। समझा क्या? अरे सेकेंड से वॉट में सेकेंड से आवर में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को 3600 इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी तो 3600 मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 जूल्स। अच्छा, अगर मैं किलो वॉट आवर में मेजर करूं, 1 किलो वॉट आवर, यानी किलो यानी यहाँ 10⁻³ मल्टीप्लाई करोगे, यानी ये हो जाएगा 3600 इंटू 10⁻³ जूल्स, यानी ये हो गया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। ये सब क्यों कर रहा हूँ मैं, क्या ज़रूरत है करने का? ज़रूरत ये है, अभी बताता हूँ पेशेंस। ज़रूरत देखो क्या है, ज़रूरत ये है कि अपने घर में जो लाइट का बिल आता है वो इस यूनिट पे आता है। इसको बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ बिजली या 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज कॉल्ड एज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जब हम इतनी एनर्जी यूज़ करते हैं तब मीटर में काउंट होता है कि हमने 1 यूनिट बिजली यूज़ कर ली है, यानी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। अब कहीं पूछ देगा MCQ में तो मुंह बन जाएगा, बोलोगे सर ये सब तो पता नहीं है। अरे पता होना चाहिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 किलो वॉट आवर इज़ 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। कहाँ से आया? ये सब प्रोसीजर है, कोई नया चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ये सब बेसिक प्रोसीजर है। इसको हम बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे बोला कि तुम्हारा जो बिजली का बिल है, जैसे ये तुम्हारा जो मंथ मार्च मंथ या फरवरी मंथ का जो तुम्हारा बिल आया, सपोज़ वो 20 यूनिट्स का आया,
तो 20 यूनिट्स यानी तुमने 20 इंटू दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ की है, 20 इंटू 3.6 इंटू 10�6। और एक यूनिट का बिल का कॉस्ट जो होता है वो अलग अलग कंपनीज़ का अलग अलग होता है। जैसे कोई कंपनी 8 रुपये, कोई कंपनी 10 रुपये, कोई कंपनी 15 रुपये, ऐसे अलग अलग रेट्स पे बिजली सेल करती है। तो ये एक यूनिट है, इसलिए यहाँ तक कराना ज़रूरी था। 1 किलो वाट आर, दिस इज़ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 किलो वाट आर एनर्जी यूज़ करते हैं, यानी पर घंटे 1 किलो वाट हम खर्चा कर रहे हैं। इसका मीनिंग भी समझ लो, 1 किलो वाट आर का मीनिंग क्या है, पर घंटे हम 1 किलो वाट बिजली खर्चा कर रहे हैं, या पर घंटे हम 1 किलो वाट पावर कंज्यूम कर रहे हैं। अब समझा? सो दिस इज़ ऑल अबाउट पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो तुमको पता होना चाहिए। और यहाँ तुम्हारा 11th का करंट इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म होता है। किसके लिए बोल रहा हूँ मैं? ये महाराष्ट्र बोर्ड वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। तुम्हारा 11th का करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद जस्ट आफ्टर दिस फ्रॉम लेक्चर 8 हम स्टार्ट करेंगे 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी। और CBSE बोर्ड या NCERT के बच्चों को तुम्हारा अभी 12th ही चल रहा है, तुम्हारा 12th का ही करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। सो देयर इज़ नो पॉज फॉर यू। और 11th के बच्चों के लिए तुम्हारा ये महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए तुम्हारा यहाँ पे 11th ख़त्म हो गया, ठीक है। सो पढ़ाई करते रहो। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। अब इसके बाद से मैं डायरेक्टली 12th स्टार्ट करूँगा महाराष्ट्र बोर्ड का। सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।